जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक जीनियस जिसने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाया, या फिर एक राष्ट्रीय नायक जिसे उसी के देश ने एक दुश्मन की तरह देखा? सच तो ये है कि वो दोनों थे, और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सोचकर देखिए, एक तरफ वो परमाणु बम के जनक थे, देश को बचाने वाले हीरो, लेकिन बस 10 साल के अंदर सब कुछ बदल गया। उन्हीं पर देशद्रोह के आरोप लगे, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई। एक राष्ट्रीय उद्धारकर्ता से एक बहिष्कृत इंसान तक का सफर, ये कैसे हुआ? तो सवाल यही है कि अमेरिका का सबसे मशहूर वैज्ञानिक देश का कथित दुश्मन कैसे बन गया? रातों रात ऐसा क्या हो गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, एक ऐसी रेस से जिसमें दांव पर पूरी दुनिया लगी थी। ये रेस थी नाजी खतरे के खिलाफ। देखिए, बात है 1938 की। नाजी जर्मनी में परमाणु विखंडन की खोज होती है, और इस एक खोज से पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में हड़कंप मच जाता है। सबको एक ही डर था कि कहीं हिटलर ने इस ताकत का इस्तेमाल एक ऐसा हथियार बनाने में कर लिया तो क्या होगा। इसी डर ने आइंस्टाइन को मजबूर किया कि वो राष्ट्रपति रूजवेल्ट को खत लिखें, और बस यहीं से मैनहट्टन प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। और ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसके बजट से लगाइए। शुरुआत हुई थी सिर्फ $6,000 से, और 1945 आते आते इस पर खर्च हो चुके थे $2 अरब। मतलब साफ था, अमेरिका ये रेस किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। और इस पूरे विशाल प्रोजेक्ट का चेहरा कौन था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो इस मिशन के कह सकते हैं कमांडर थे, लॉस एल्मोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर। उनके पास पूरी ताकत थी, लॉजिस्टिक्स से लेकर लोगों को भर्ती करने तक। यहाँ तक कि जापान के किन शहरों को निशाना बनाना है, ये तय करने वाली कमिटी में भी वो शामिल थे। उस वक्त उन पर सरकार को पूरा भरोसा था। लेकिन यही कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। जो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी, जो उनकी सबसे बड़ी जीत थी, वही उनके सबसे गहरे दुख और पछतावे की वजह भी बनी। यहीं से शुरू होता है ओपेनहाइमर की जिंदगी का दूसरा और बहुत ज्यादा तकलीफदेह चैप्टर। तारीख थी 16 जुलाई 1945। जगह न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान। ट्रिनिटी टेस्ट सफल हुआ, और इसी के साथ परमाणु युग की शुरुआत हुई। जो चीज़ अब तक सिर्फ थ्योरी थी, वो अब एक डरावनी हकीकत बन चुकी थी। फिर आया हिरोशिमा और नागासाकी। इस तबाही ने ओपेनहाइमर को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। वो इतने अपराध बोध से भर गए कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रूमन से मुलाकात में सीधे सीधे कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि मेरे हाथ खून से सने हैं। तो आखिर वो इतना क्यों टूट गए थे? इसके पीछे कई वजह थी। पहली तो ये कि वो मानते थे कि ये बॉम्ब सिर्फ एक डिटोरेंट है, मतलब डराने के लिए, ताकि युद्ध रुक जाए। इसका इस्तेमाल शहरों पर हमला करने के लिए नहीं होगा। दूसरा, नागासाकी पर जब दूसरा बम गिराया गया तो वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और सबसे जरूरी, उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनकी इस खोज ने दुनिया को एक नई और खतरनाक हथियारों की दौड़ में धकेल दिया है, सोवियत संघ के खिलाफ। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां से ओपेनहाइमर का पतन शुरू होता है। ये शीत युद्ध का वो दौर था जब एक नए और भी ज्यादा खतरनाक हथियार की बात होने लगी थी, हाइड्रोजन बॉम्ब। हुआ ये कि 29 अगस्त 1949 को सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु बम का टेस्ट कर लिया। अमेरिका का जो एकाधिकार था वो खत्म हो गया। बस इस एक खबर से पूरे अमेरिका में, खासकर वॉशिंगटन में, खलबली मच गई और जोर शोर से मांग उठने लगी कि अब हमें और भी ताकतवर हथियार चाहिए। और यहीं पर दो विचारधाराएं आमने सामने आ गईं। एक तरफ थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और दूसरी तरफ थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन लुई स्ट्रॉस। ओपेनहाइमर का साफ कहना था कि एच बॉम्ब नरसंहार का हथियार है और इसे नहीं बनाना चाहिए। वहीं स्ट्रॉस का मानना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत टकराव की शुरुआत थी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोजन बॉम्ब कोई मामूली अपग्रेड नहीं था। अगर परमाणु बॉम्ब एक बंदूक थी तो हाइड्रोजन बॉम्ब एक तोप था। इसकी ताकत जापान पर गिराए गए बमों से 1000 गुना, जी हाँ, 1000 गुना ज्यादा थी। ये वो हथियार था जो पूरी इंसानियत को मिटा सकता था। और लुईस स्ट्रॉस के लिए ये अब सिर्फ देश की सुरक्षा का मामला नहीं रहा, ये एक निजी लड़ाई बन गई। उन्होंने ठान लिया कि ओपेनहाइमर को रास्ते से हटाना ही होगा, और इसके लिए उन्होंने एक पूरी साजिश तैयार की।
स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर की छवि को तार-तार करने के लिए एक पूरा अभियान चलाया। सबसे पहले अपने मीडिया कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ नेगेटिव खबरें छपवाईं। फिर एफबीआई पर दबाव डालकर उनकी अवैध जासूसी करवाई। उनके अतीत को खंगाला गया, कम्युनिस्टों के साथ उनके पुराने संबंधों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और आखिर में उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीनने के लिए एक सुरक्षा सुनवाई का जाल बुना गया। और इस तथाकथित सुनवाई में सबूत क्या पेश किए गए? मजे की बात यह है कि देशद्रोह का कोई सबूत नहीं था, कोई जासूसी का मामला नहीं था। सबूत थे तो बस उनके रिश्ते, उनकी पत्नी, उनके भाई, उनकी एक पुरानी दोस्त, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने खुद भी कुछ लेबर यूनियन की रैलियों में हिस्सा लिया था। बस इन्हीं बातों के आधार पर उनकी वफादारी पर सवालिया निशान लगा दिया गया। और नतीजा वही हुआ जो पहले से तय था। एक बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद ओपेनहाइमर से उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई और इसके साथ ही सार्वजनिक सेवा में उनकी भूमिका हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो इस घटना के बाद ओपेनहाइमर की जिंदगी का आखिरी दौर कैसा रहा और ये पूरी कहानी हमें आज क्या सिखाती है? ये उनकी दुखद विरासत का हिस्सा है। 1954 की उस सुनवाई के बाद ओपेनहाइमर ने पब्लिक लाइफ से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। वो वापस एकेडमिक्स में लौट गए। हाँ, 1963 में सरकार ने एक तरह से अपनी गलती मानते हुए उन्हें एनरिको फर्मी अवार्ड से सम्मानित जरूर किया, लेकिन ये सम्मान बहुत देर से मिला। इसके कुछ ही साल बाद 1967 में सिर्फ 62 साल की उम्र में कैंसर से उनकी मौत हो गई। तो ओपेनहाइमर की कहानी खत्म होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि जब विज्ञान इतनी बड़ी, इतनी विनाशकारी शक्ति बना देता है, तो उसके नतीजों की नैतिक जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या उस वैज्ञानिक की जिसने उसे बनाया, उस सरकार की जिसने उसका इस्तेमाल किया, या फिर हम सबकी? इसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद यही सवाल ओपेनहाइमर की असली विरासत है।